तो स्वागत है आपका हिंदी की इस अमेजिंग क्लास में। आज की इस फर्स्ट क्लास में हम देखने वाले हैं हिंदी का परिचय। और ये जो क्लासें हैं वो आपके एसआई के लिए, एसआई वाले बैच के लिए रहने वाली हैं। तो एसआई में हिंदी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं, क्योंकि सारे सब्जेक्ट एक तरफ, इतिहास, कला, संस्कृति और सारा जीके जीएस एक तरफ, और हिंदी का एक हिंदी का टर्म एक तरफ। हिंदी 200 नंबर की आती है और हमारा जीके जीएस भी 200 नंबर का आता है, तो सबसे ज़्यादा वेटेज हिंदी का रहने वाला है। तो इसलिए हम हिंदी को डीपली पढ़ेंगे। तो अगर हम हिंदी को इतने अच्छे तरीके से पढ़ ही रहे हैं, तो ये हिंदी की क्लासें आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिनमें हिंदी का सिलेबस दे रखा है उनके लिए बेनिफिशियल रहने वाली हैं। तो आज की इस हिंदी की क्लास में हम क्या क्या पढ़ेंगे? तो सबसे पहले हिंदी का सामान्य परिचय देखेंगे, भाषा किसे कहते हैं उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद हम हिंदी का उद्भव और विकास के बारे में देखेंगे कि हिंदी का उद्भव कैसे हुआ और कैसे इस भाषा का विकास हुआ। उसके बाद हम देखेंगे हिंदी का भौगोलिक परिदृश्य, और उसके बाद हम इसकी संविधान में स्थिति भी देखेंगे। तो सबसे पहले उसके बाद हम व्याकरण के बारे में भी देखेंगे और हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। उसके बाद हम सिलेबस डिस्कशन भी करेंगे। तो सबसे पहले हिंदी है क्या? तो हिंदी एक तरीके से एक भाषा है। और भाषा होता क्या है? तो भाषा शब्द जो हम अपने विचार को प्रकट करने के लिए जिस माध्यम द्वारा हम अपने विचार को प्रकट करते हैं उसे हम भाषा के नाम से जानते हैं। तो हिंदी एक भाषा है, और ये जो भाषा शब्द है वो संस्कृत के भाष धातु से बना है। और ये धातु होता क्या है? तो संस्कृत के जो मूल शब्द होते हैं उन्हें हम धातु कहते हैं। और ये भाष शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो भाष धातु का अर्थ होता है विचार अभिव्यक्त करना, विचार प्रकट करना या विचार अभिव्यक्त करना। आपको पता है कि विचार एक अध्वन्यात्मक इकाई होती है। मतलब विचार को हम ध्वनि के रूप में प्रकट नहीं कर सकते, परंतु हम अपने विचारों का आदान प्रदान जिस माध्यम द्वारा करते हैं उसे हम भाषा कहते हैं। तो विचार एक अध्वन्यात्मक इकाई है, और जिन साधनों द्वारा हम विचारों को प्रकट करते हैं उसे भाषा कहा जाता है। जिस साधन द्वारा विचार प्रकट करते हैं वो भाषा है। और अगर हम इसकी ऑफिशियल मतलब अपने हिसाब से कुछ परिभाषा बनाना चाहे, तो एक ऐसा साधन जिसके द्वारा हम अपने विचार को एक या एक से अनेक व्यक्ति अपने विचार को एक या अनेक व्यक्तियों के साथ साझा करते हैं, तो उस माध्यम को हम भाषा कहते हैं। तो एक ऐसा साधन जिसके द्वारा एक या अनेक व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान एक या अनेक व्यक्तियों से करते हैं, उस साधन को भाषा कहा जाता है। देखो, हिंदी, हम सामान्य हिंदी के बारे में बात कर रहे थे, और हिंदी एक भाषा है। भाषा शब्द भाष धातु से बना है। धातु क्या होता है? तो संस्कृत के जो मूल शब्द होते हैं उन्हें हम धातु कहते हैं। और इस भाष धातु का शाब्दिक अर्थ होता है विचारों को प्रकट करना। विचार क्या होता है? तो विचार एक अध्वन्यात्मक इकाई होते हैं
और हम अपने विचार को जिस साधन द्वारा प्रकट करते हैं उसे हम भाषा कहते हैं। ठीक है, ये आपकी एक मतलब ओवरऑल परिभाषा हो गई। उसके बाद हम देखते हैं कि भाषा की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। तो यहाँ पर हेडिंग लगा के लिख लेते हैं, भाषा की विशेषताएं। भाषा की विशेषताओं में सबसे पहले जो विशेषता आती है वह आती है भाषा अर्जित संपत्ति है। भाषा एक अर्जित संपत्ति होती है, मतलब हम अपने इस दुनिया में आने के बाद हम इन भाषा को सीख सकते हैं। ये हमारे शरीर में जन्मजात नहीं होती। जैसे कि बोलने का गुण हमारे शरीर में जन्मजात होता है, देखने का गुण हमारे शरीर में जन्मजात होता है और सुनने का गुण भी हमारे शरीर में जन्मजात होता है। परंतु भाषा अर्जित संपत्ति है। हम बड़े होकर इन भाषाओं को थोड़ा थोड़ा सीखते हैं, इसलिए भाषा एक अर्जित संपत्ति है। उसके बाद हम देखते हैं कि भाषा सामाजिक प्रक्रिया है, मतलब हम अपने आसपास के समाज से एक मिनट, सामाजिक प्रक्रिया। भाषा सामाजिक प्रक्रिया है, मतलब हम भाषा को अपने आसपास के समाज द्वारा बोलकर और उनको सुनकर सीखते हैं। भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया है। उसके बाद भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता। हम आगे पढ़ेंगे भाषा के उद्भव और विकास के बारे में। जैसे कि लौकिक संस्कृत से हमारा पाली भाषा बनी, उसके बाद प्राकृत भाषा बनी, अपभ्रंश बनी, उसके बाद जो हमारे शौशनी अपभ्रंश बनी, उसके बाद हमारे जो मूल हिंदी है वो बनी, और अभी भी निरंतर इसका विकास हो रहा है, इसमें नए नए परिवर्तन हो रहे हैं। तो भाषा एक तो भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता, और भाषा जो है परिवर्तनशील होती है। मतलब जगह जगह और भौगोलिक परिवेश के मतलब अनुरूप भाषा परिवर्तित होती रहती हैं। जैसे कि अगर हम कुछ शब्द हिंदी में बोले तो वही थोड़े से मतलब थोड़ी दूर जाने पर उस शब्द का उच्चारण में परिवर्तन हो जाता है। मतलब भाषाएं परिवर्तनशील होती हैं और इसका कुछ अंतिम स्वरूप नहीं होता। उसके बाद भाषा का मतलब ये तो है कि भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता, परंतु भाषा का जो मानक स्वरूप होता है वो ज़रूर होता है मानक स्वरूप। मानक स्वरूप जिसे हम लिपि भी कहते हैं। ये मानक स्वरूप क्या होता है, जैसे कि ये अ है, ठीक है, तो इस जो आकृति है या फिर ये जो चिन्ह है उसको हमने एक ध्वनि दे रखी है, वो ध्वनि कभी चेंज नहीं होती। मतलब ये बहुत साल पहले जब संस्कृत चलता था तब भी ये अ ही था और अभी भी ये अ ही है। अगर इसका उच्चारण चेंज होने पर भाषा ही चेंज हो जाती है, और भाषा का ये जो मानक स्वरूप है ये कभी चेंज नहीं होता। मतलब भाषा तो चेंज हो जाती है परंतु इसका जो मानक स्वरूप होता है वो कभी चेंज नहीं होता। और भाषा हमेशा कठिन और लाइट, इसकी जो विशेषता है, भाषा हमेशा कठिन से सरल की ओर होती है। ये तो स्वाभाविक है। जैसे कि अगर हमें किसी भाषा के बारे में कुछ पता नहीं तो वो हमारे लिए कठिन है। जैसे जैसे हम उस भाषा को पढ़ते जाएंगे उसी प्रकार जैसे जैसे हम उस भाषा को पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारे लिए वो भाषा सरल होती जाएगी। तो यही है कि भाषा कठिन से सरल की और अग्रसर होती है। तो अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने भाषा के बारे में देखा कि भाषा शब्द कैसे बना है। उसके बाद हमने भाषा की विशेषताएं देखी। उसके बाद हम देखेंगे कि भाषा के जो प्रकार मतलब भाषा को सीखने की जो विधि होती है वो क्या होती है। तो इसका एक सूत्र है, एक सेकेंड। हाँ जी, तो हम बात करने वाले थे भाषा के विकास क्रम के बारे में कि भाषा का विकास कैसे कैसे होता है। तो भाषा का विकास क्रम,
भाषा के विकास क्रम में एक सूत्र है, ये संस्कृत में सूत्र है सर्वपल्ले। इसका अर्थ क्या होता है? तो श्र का अर्थ होता है श्रवण, वदन, पठन, लेखन। मतलब भाषा को सीखने के लिए हमें सबसे पहले उस भाषा को सुनना पड़ता है, उसके बाद उसका उच्चारण करना पड़ता है या फिर बोलना पड़ता है, उसके बाद हमें इसका पठन करना पड़ता है, मतलब पढ़ना सीखना पड़ता है, और उसके बाद में इसका लिखना सीखना पड़ता है। ठीक है, तो जैसे कि हमने सबसे पहले कक्षाओं में पहाड़े सुने, फिर उस पहाड़ों को बोले, उसके बाद हमें जो शब्द दिए गए उसे हम पढ़ना सीखे, और उसके बाद उन शब्दों को लिखना सीखे। तो ये भाषा का विकास क्रम होता है। अब हम देखेंगे कि भाषाओं के कितने प्रकार होते हैं। भाषाएं मूलतः जैसे आप बुक में देखोगे तो भाषाओं के मूलतः दो रूप दिखाई देंगे, एक तो लिखित भाषा और एक मौखिक भाषा। परंतु मूल रूप में भाषाओं के 3 प्रकार होते हैं, एक मौखिक भाषा, एक लिखित भाषा और एक सांकेतिक भाषा। ये 3 प्रकार के होते हैं। आपको बुक में 2 ही दिए गए होंगे, परंतु मूलतः 3 प्रकार के भाषा होते हैं। यहाँ पर एक सेकेंड बोर्ड को क्लीन कर लेता हूँ। अब हम देखेंगे भाषाओं के प्रकार। तो भाषाओं के प्रकार यहाँ पे लिख लेता हूँ, भाषाओं के प्रकार। मूलतः भाषा के 3 प्रकार होते हैं, एक होता है मौखिक भाषा, एक होता है लिखित भाषा और एक होता है सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा क्या होती है? तो मौखिक भाषा होती है जिसे हम बोलकर और सुनकर ग्रहण करते हैं। लिखित भाषा जिन्हें हम लिखकर और पढ़कर ग्रहण करते हैं, और या फिर देखकर ग्रहण करते हैं। सांकेतिक भाषा जो हम सांकेतिक माध्यमों से हम उनको प्रकट करते हैं, और या फिर तो इसको ग्रहण करने की विधि या तो लिखकर या तो देखकर है, और या तो हम इसे सुनकर भी कह सकते हैं। जैसे हाँ, इसे हम सुनते हैं, और जैसे कि कुछ इशारे कर लिया, जैसे ऐसा इशारा कर लिया, अगर विकेट एम्पायर ने ऐसा इशारा कर लिया तो उसे हम लिखकर मतलब देखकर भी ग्रहण कर सकते हैं। तो अभी तक हमने भाषाओं के प्रकार के बारे में देखा कि भाषाएं 3 प्रकार की होती है, एक होती है मौखिक, एक लिखित और एक सांकेतिक। तो आज की क्लास में बस इतना ही। लाइट जाने की वजह से ये क्लास अब यहीं पे समाप्त करते हैं। कल की क्लास में हम भाषाओं के प्रकार के बारे में डिटेल्स से डिस्कस करेंगे, और हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, इन कालक्रमों के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए बाय। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।